Welcome to Achiever Tutorial friends. Today we are going to start with the third chapter of your economics, that is money and credit. अब मनी का मतलब क्या होता है कि पैसा, और क्रेडिट का मतलब होता है लोन। अब हम ये चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि आखिर मनी हमारे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट क्यों रहता है। मनी किस तरीके से काम करता है बिज़नेस में, कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी जो है पूरी की पूरी मनी और क्रेडिट, ये दो फैक्टर्स के ऊपर किस तरीके से हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट रहती है, इस चीज़ को हमें समझने की कोशिश करेंगे। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम देख सकते हैं द यूज़ ऑफ मनी स्पेंड्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। यस, हम देख सकते हैं, जिधर भी हम देखें हम देख सकते हैं कि मनी जो है हमारे लाइफ का एक रेगुलर हिस्सा बन गया है। कुछ भी चीज़ चाहिए तो सबसे पहले हमें पैसे की ज़रूरत होती है। बिना पैसे के हम कोई भी चीज़ ना ही खरीद सकते हैं और ना ही हम किसी को बेच सकते हैं। Look around you and you will easily be able to identify several transactions involving money. जब हम आजू बाजू में देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे रहते हैं जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो रहा होता है, मनी जो है एक्सचेंज हो रहा होता है। नेक्स्ट, इन मैनी ऑफ दिस ट्रांजेक्शन्स गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज़ ऑफ मनी। तो हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स में ये देखते हैं कि गुड्स जो है हम खरीद रहे रहते हैं या तो बेच रहे रहते हैं इन एक्सचेंज फॉर मनी। इन सम ऑफ दिस ट्रांजेक्शन सर्विस आर बीइंग एक्सचेंज विथ मनी। सर्विसेज भी हम देख सकते हैं कि एक्सचेंज होती है मनी हम एक्सचेंज करते हैं सर्विसेज को लेने के लिए, जैसे कि लॉयर की सर्विस, डॉक्टर की सर्विस, टीचर्स की सर्विस और अन्य प्रोफेशनल्स की सर्विस। तो अगर हमें उनकी सर्विस चाहिए रहती है तो हमें जो है उनको पैसे देने पड़ते हैं, और जब हम उन्हें पैसे देते हैं तो वो जो है हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। For some, there might not be any actual transfer of money taking place now, but a promise to pay money later. कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे भी रहते हैं जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि भाई आप पहले हमें पैसा दे दो और जो है प्रोडक्ट जो है हम आपको बाद में डिलीवर कर देंगे। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसमें लोन के ऊपर, जैसे हमें फ़ोन मिलते हैं कि हम लोन पे फ़ोन ख़रीदते हैं। ये काफ़ी एक अच्छा एग्जांपल रहेगा इस पॉइंट को समझने के लिए। लोन पे हम जब फ़ोन ख़रीदते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें फ़ोन तो मिल जाता है लेकिन हम पैसे क्या करते हैं, हम धीरे धीरे पे करते हैं, एक साथ में पे नहीं करते। आने वाले 5 के 10 महीने तक हम उसका ईएमआई पे करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमारा जो पेमेंट जो हमें पे करना रहता है वो पूरा कंप्लीट हो चुका होता है। नेक्स्ट, तो दो हिस्से हैं जिसमें हम समझ सकते हैं कि मनी कैसे काम करता था। एक है एंशिएंट टाइम जो है बार्टर सिस्टम चलता था, और आज का हम देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम जो इसमें करेंसी नोट्स चलती है। इन दोनों को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर बार्टर सिस्टम क्या होता है और करेंसी नोट्स का सिस्टम क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे एक शू मैन्युफैक्चरर का। सपोज़ कि एक शू मैन्युफैक्चरर है और उसके कुछ एक गेहूँ खरीदने हैं। तो सबसे पहले तो उसे क्या करना पड़ेगा कि उसको शूज़ बना के बेचने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम एक एग्ज़ाम समझते हैं कि शू बना के बेचने के टाइम पे उस टाइम पे कोई करेंसी नोट जैसा कोई सिस्टम नहीं है, तो उस टाइम पे उस शू मैन्युफैक्चरर को क्या करना पड़ेगा कि एक ऐसे वीट प्रोड्यूसर को ढूंढना पड़ेगा जिसको शूज़ की ज़रूरत हो। और वो क्या करेगा, बाद में उसको वो अपने शूज़ बेचेगा और उसके बदले में पैसे तो क्योंकि अवेलेबल नहीं है, करेंसी नोट सपोज उस टाइम पे नहीं चल रही थी, तो क्या करेगा वो उसको बोलेगा कि मैंने आपको शूज़ बेचे हैं तो अब एक आप काम करो, आप जो है उसके बदले आप मेरे को अनाज दे दो, वीट दे दो। तो ये हुआ फर्स्ट सिस्टम, इसमें इसको बोलेंगे हम बार्टर सिस्टम। अब दूसरा हम देखते हैं कि करेंसी नोट्स। करेंसी नोट्स जो है ये काफ़ी सिंपल बना देता है सिस्टम को, किसी भी एक्सचेंज को। अब सपोज़ करेंसी अवेलेबल है तो शू मैन्युफैक्चर को क्या करना है, पहले शूज़ बनाने हैं, किसी को बेचने हैं जिसको शूज़ की ज़रूरत हो, और उसको बेचने के बाद उससे पैसे लेने हैं, और उस पैसे से जाके बाद में वो किसी फार्मर से जो वीट उगाता हो, जो वीट की जो सेल कर रहा हो, उसको उससे पैसे देके वो वीट्स खरीदने हैं। तो ये इधर डिफरेंस देखने मिलता है जब करेंसी नोट्स अवेलेबल होती है। तो करेंसी नोट में सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि आपको एक ऐसे पर्सन की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है जिसको आपको शूज़ बेचने हैं या तो जिसको आपको शूज़ खरीदने हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले फर्स्ट बार्टर सिस्टम में हमने ये देखा था कि अगर हमें वीट खरीदने हैं तो उस शू मैन्युफैक्चरर को जो है सबसे पहले ऐसे फार्मर को ढूंढना पड़ेगा जिसको शूज़ खरीदने हो।
उस फार्मर्स को शूज़ बेचने के बाद में उससे वो उसके बदले में वीट ले सकता है। सेकेंड सिचुएशन में जहाँ पे करेंसी नोट्स अवेलेबल है उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही नहीं। उसमें इजीली वो किसी भी पर्सन को जिसको शूज़ की रिक्वायरमेंट में उसको वो शूज़ बेच देगा, उसके बदले में उसको कुछ पैसे मिलेंगे और वो पैसे से बाद में वीट्स को ख़रीद सकता है किसी भी फार्मर से। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि भाई करेंसी नोट्स का अवेलेबिलिटी होने की कितनी ज़रूरत है इन कंपैरिजन टू द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम जो है पुराना सिस्टम है, आज हम अगर इसे इस्तेमाल करें तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमी में क्रिएट कर सकता है। इनफैक्ट इम्पॉसिबल है आज की तारीख में कि हम बार्टर सिस्टम को अप्लाई करें। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया रहेगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को आगे वापस कवर करेंगे। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।